देखिए, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और आज वो रेवाड़ी पहुंची है। तमाम सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर आप उनको देखते रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जो सड़क हादसा एक निजी बस स्कूल के साथ हुआ, उसने जिस तरीके से कहीं कोहराम मचाया, 6 बच्चों की जहां कैजुअलिटी हुई, उसको कहीं ना कहीं सांत्वना देने के लिए वो भी यहाँ पर आए हैं और आज मीडिया से रूबरू हुए हैं, क्योंकि उनका नाता अहीरवाल से है, अहीरवाल के सहारनवास गांव से है। तो उनसे भी चर्चा करेंगे। नाम है योगेंद्र यादव। कैमरा पर्सन से कहेंगे जब तस्वीर दिखाई योगेंद्र यादव जी की, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में वो कहाँ शांत रहने वाले थे, क्योंकि उनके गृह क्षेत्र के आसपास जो ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे अहीरवाल क्षेत्र को हिला करके रख दिया है। उसी पे बातचीत करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे राजनीतिक मुद्दों पर, क्योंकि ये राजनीति के जानकार है, तमाम विश्लेषण वगैरह करते रहे हैं और हर चैनल पर, हर सोशल मीडिया पर आपको मिलते हैं। तो आज रेवाड़ी आए हैं, HR न्यूज ने इनको पकड़ा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, राजनीति की बातें भी करेंगे। पहले जिस मुद्दे पर ये आए हैं उनसे बात करते हैं। जनाब, HR न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आज आप रेवाड़ी पहुंचे हैं, क्या कारण रहा जो पिछले दिनों हादसा हुआ, किस तरीके से? परसों जो हादसा हुआ, मेरे नज़दीक का इलाका कनीड़ा, तो गांव से बहुत दूर नहीं है। ये बिल्कुल हृदय विदारक घटना है। हृदय विदारक इसलिए कि जिन परिवारों के बच्चे चले गए, आज सुबह तो मैं जो बच्चे रिकवर कर रहे हैं उनको देखने गया, कल जहां बच्चे चले गए उनके घर भी जाऊंगा। उसको क्या बोलें आप। दुखद इसलिए भी है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है जिसको रोका नहीं जा सकता था। ये वो आपदा है, ये मानव निर्मित आपदा है जिसको रोका जा सकता था। रोकने की कोशिश की, रोकने की कोशिश करने वालों को रोक दिया गया। और दुखद इसलिए है कि होने के बाद भी अब सबक नहीं ले रहे हैं, सिर्फ लीपापोती का काम चल रहा है। देखिए, ऐसी घटना अचानक एक दिन नहीं होती। सारा दोष ड्राइवर को दे देना, प्रिंसिपल को दे देना सबसे आसान काम है। जरूर दोनों का दोष है, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी घटना तब होती है जब ये करवाने वालों को ये पता होता है कि ऊपर सब मैनेज हो जाएगा, संभाल लिया जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई तो। अब आप बताइए, बस को 7 साल से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, चल रही है। राजकीय अवकाश वाले दिन स्कूल चल रहा है। प्रिंसिपल को बता दिया गया कि तुम्हारा ड्राइवर शराब पी के चला रहा है, उसके बाद वही ड्राइवर उस बस को चलाता है। ये तभी होता है जब आपको विश्वास होता है कि मेरे ऊपर कोई है और कुछ हो गया कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। ऊपर कोई है, आका है, संभाल लेंगे। लेकिन जब हादसा होता है तो किस तरीके से तमाम सफेदपोश नेता मैदान में उतर पड़ते हैं बयानबाजी करने के लिए। ये बानगी कहीं ना कहीं बता रही है कि जिस तरीके से जो हादसा हुआ उसमें 6 कैजुअलिटी हुई, तमाम राजनेता अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मैदान में कूद पड़े। लेकिन यह सवाल बड़ा है, जिस तरीके की नेग्लिजेंसी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, उस पर कार्रवाई कब होगी? जनाब, सवाल ये है कि जो नेग्लिजेंसी हुई, आज एक वाक्य होगा, तमाम लोग आगे, ऐसा आए दिन होता है। इससे पहले डबवाली के अंदर हुआ, टेंट में आग लगी थी, कितने बच्चे। क्या हम कोई सबक लेते हैं या एक दिन आते हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, तमाम बयानबाजी करते हैं और उसके बाद फिर 2 से 4 हो जाते हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी, ऐसी दुर्घटना से जो बच्चे हमने खो दिए, अब ये समाज यही सबक ले सकता है कि आगे से ऐसी घटना ना होने पाए। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? पहली बात, जांच। दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों की जांच होनी चाहिए वो बैठ के जांच कर रहे हैं। SDM हुए, पुलिस के लोग हुए, शिक्षा अधिकारी हुए। अरे, जिन लोगों के लापरवाही की वजह से ये घटना हुई, आप उनसे पूछ रहे हो कि तुम जांच करो। दूसरा, प्रिंसिपल पे, ड्राइवर पे, सेक्रेटरी पे तो आपने अंदर कर दिया, लेकिन जो मालिक है उस पर कोई एक्शन नहीं। सारा इलाका जानता है मालिक कौन है और मालिक के राजनीतिक संबंध किस पार्टी से हैं, बीजेपी से, सबको जानते हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये है, जब तक ये नहीं होता है, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन,
खुद उनका स्कूल है और वो स्कूल भी राजकीय अवकाश के दिन चल रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, यदि हम गंभीर हैं, अगर इन 6 बच्चों की जो शहादत हुई है उसका बोझ अगर हमारी आत्मा पे है, तो पहला कदम बनता है कि ऊपर से जांच हो, हाई कोर्ट के निर्देश में, हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हो, एसडीएम की नहीं, डीएम की भी नहीं, इससे ऊपर से जांच हो। तो ये है योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने अपनी बात रखी कि इसमें हाई लेवल की जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज द्वारा जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन अब बात करेंगे राजनीति मुद्दे पे, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर आए हैं, पकड़ में कम आते हैं, बाहर ज्यादा रहते हैं। तमाम जो देश का अन्य मीडिया है वो इनसे वर्जन लेता रहता है, डिबेट करता रहता है, चर्चा करता रहता है। लेकिन हम जैसे जो लोग रेवाड़ी में बैठते हैं, उनको आज मौका मिला है कि तमाम मुद्दों पर बात करें। जनाब ये बताइएगा। एक बात मैं अभी और कह दूं पूरा करने के लिए पिछली बात को, अगर हम गंभीर हैं तो सिर्फ एक स्कूल पे नहीं, हरियाणा के तमाम स्कूलों की जांच होनी चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया है, 3 दिन की छुट्टी दे दी है। आप देखना 3 दिन में सारी बसें ठीक हो जाएंगी और जो बस गड़बड़ है वो इधर उधर कर दी जाएगी, सारे कागज रफा दफा कर दिए जाएंगे और सोमवार को पता लगेगा कि बस एक स्कूल में कोई गड़बड़ थी और कुछ नहीं था। पूरे हरियाणा के सभी स्कूलों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का जो धंधा है वो सीधा राजनीति के चंदे से जुड़ा हुआ है। जब तक उस पे हाथ डालने की क्षमता नहीं होगी और जब तक ये शिक्षा को धंधे के रूप में चलने दिया जाएगा, तब तक दुर्भाग्यवश ये घटनाएं होती रहेंगी। वो करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है। सवाल खुद योगेंद्र यादव जी ने पैदा कर दिया कि चंदे का धंधा है। लेकिन जिस तरीके से ये चंदे का धंधा है, हरियाणा में नहीं कहें पूरे देश में धंधा है और देश के बाहर भी धंधा है। क्योंकि चंदे का धंधा तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो सामने आया है उसने बता दिया है किस तरीके से गन पॉइंट पर चंदा लिया जाता है। और ये बड़ा सवाल है, जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला आया उसी में बात करेंगे। जनाब आप चंदे के धंधे की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने बता दिया कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से चंदा लेती है और किस तरीके से इनलीगल काम को लीगल तरीके से कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जिस पर इतनी बड़ी मोहर लगाता है, इतनी बड़ी टिप्पणी करता है, नहीं लगता देश के एक एक आदमी को शर्मसार हो जाना चाहिए कि हमारे राजनेता इस तरीके के नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं और फिर कहते हैं कि हम देश के सबसे बड़े हितैषी हैं। एकदम सही बात कह रहे हो, लेकिन शर्मसार तो तब होना जब पब्लिक को पता लगे। दिक्कत ये है, आप जैसे साथी तो हिम्मत करके उसका जिक्र करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस देश का टेलीविजन, इस देश के बड़े बड़े अखबार, उनमें हिम्मत नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच बता दें। इतना तो बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी पर, और एसबीआई को ये जो गुप्त दान की स्कीम निकाली थी मोदी जी ने, पार्टियों को गुप्त दान देने की स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके सारे आंकड़े सार्वजनिक करो। एसबीआई ने पूरा घुमाने की कोशिश की, स्टेट बैंक ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, यहाँ तक की तो खबर आ गई। लेकिन जब लिफाफा खुला उसमें से क्या क्या निकला, ये बात आज भी पब्लिक को पता नहीं लगी है। निकला क्या? निकला ये कि जैसे टेलीफोन की प्रीपेड स्कीम होती है ना, ये प्रीपेड स्कीम थी एक। तो मतलब ये कि आज आप बीजेपी को चंदा दो और अगले महीने आपको बड़ा ठेका मिल जाएगा। ये एयरटेल के ये तमाम टेलीकॉम में हुआ है, ये कोल माइंस में हुआ। दूसरा था जी पोस्ट पेड वाला धंधा। पोस्ट पेड का धंधा ये था कि आपको पहले ठेका मिल जाए, भरोसा है, पोस्ट पेड वाले कस्टमर पे भरोसा होता है कि पहले आपको ठेका मिल जाएगा और अगले महीने आप दक्षिणा दे देना। तो ये पोस्ट पेड का धंधा हुआ। फिर पोस्ट रेड का धंधा है। पोस्ट रेड का धंधा क्या है? आज छापा पड़ा और बंदे ने 15 दिन बाद जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए और छापा साफ, सब कुछ मामला चंगा सी, वॉशिंग मशीन चल गई। तो इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सिर्फ इतना नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां चंदा ले रही हैं, चंदा तो सब लेते हैं पार्टियां। कांड सिर्फ इतना भी नहीं है कि बीजेपी ने 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा लिया। सबसे बड़ा कांड ये है कि ये तो लेन देन का धंधा है, जैसे थानेदार किया करता है, जैसे हफ्ता वसूली होती है कि दे दे नहीं तो तेरी रेडी के ऊपर ये करेंगे।
ये हफ्ता वसूली का धंधा चला रखा था इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने। ये जो प्रधानमंत्री देश के सामने कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भाई साहब ये 8,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, किसके पेट के अंदर गए हैं? ये जो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं रहने दूंगा, मुझे तो इसका एक ही मतलब समझ आता है कि भ्रष्टाचारियों को किसी दूसरी पार्टी में नहीं रहने दूंगा, सबको अपनी पार्टी के अंदर ले आऊंगा। ये सच जिस दिन देश को पता लग जाएगा, बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं होगी गांव में एंटर करने की। हिम्मत नहीं होगी गांव में एंटर करने वालों की। लेकिन सवाल यह है, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड ही एक घोटाला है? अभी पीएम केयर फंड है। पिछले 10 सालों में किस तरीके से घोटाले हुए, वो तो जब मामला सामने आएगा, जब कभी सरकार पलटेगी। आपको लगता है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है? पीएम केयर फंड, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तमाम आपने चीजें, अभी तो बहुत कुछ है। कोरोना काल में क्या कुछ हुआ, मुझे तो बहुत ये अच्छा तमाम लगा कि चीजें- आपने बात की, क्योंकि इस देश के ज्यादातर पत्रकार तो हिम्मत नहीं करते इन चीजों की बात करने की। पहले हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, हम सब लोग जब नौकरी किया करते थे, कोई भी प्राकृतिक आपदा होती थी, अपील आती थी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, आप अपना 1 दिन की तनख्वाह दे दो। तो इस बार भी जब कोरोना हुआ तो आया पीएम केयर करके फंड है, सब लोगों ने कहा भाई अपनी तनख्वाह दे दो। पता चला कि सरकार का फंड था ही नहीं, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है जो बीजेपी का ट्रस्ट है। तो प्रधानमंत्री का नाम लेके ये दिखा के कि ये कोई सरकारी चंदा है, प्रधानमंत्री को देश के लिए आप कुछ पैसा दे रहे हो, उस नाम पे इन्होंने अपनी पार्टी के लिए अपने कामों के लिए चंदा ले लिया और कम से कम 12,000 करोड़ रुपए उसमें गए हैं। तो 8,000 करोड़ तो इलेक्टोरल बॉन्ड के, 12,000 पीएम केयर के, और ये सब तो भाई साहब टेबल के ऊपर का मामला है। जो टेबल के नीचे से गया होगा उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए नहीं, अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने एक चीजें पकड़ी, सिर्फ के बीजेपी को चंदा मिला। अभी इनसे जुड़ी हुई और संस्थाएं हैं, आरएसएस है, एबीवीपी है, या कहें कि जब एक उदाहरण देकर के हम कहें कि एक आदमी छत से खड़ा होकर के नीचे बाथरूम कर रहा है, नीचे देखेंगे तो आपको नहीं लगता वो घूमता हुआ कर रहा है? तमाम इसके अंदर और भी लोगों ने चंदा लिया होगा, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, तमाम नेताओं ने अलग अलग लिया होगा। जब एक सिस्टम ऊपर से चला आ रहा है, कचरा ऊपर से आया, तो जाहिर है वो उड़ करके तमाम जगह गया होगा। बिल्कुल। 2 बातें आपको बताऊं। विश्व हिंदू परिषद को जो पैसा आया, अधिकांश पैसा विदेश से आया था। ये कहते हैं ना विदेशी ये विदेशी वो, अरे सबसे बड़ा विदेशी पैसा तो तुम ले रहे हो। और इस देश का कानून था कि आप किसी विदेशी कंपनी से पैसा नहीं ले सकते। उस कानून को किसने बदला? बीजेपी ने बदला, क्योंकि इन्होंने विदेशी कंपनी, वेदांत जो है विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी से पैसा लिया हुआ था, कोर्ट में पकड़े गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट इनके खिलाफ आ गया था। उसे पलटने के लिए इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पिछली तारीख से कानून बदला, विदेशी चंदे को जस्टिफाई किया। बात करते हो चीन की, चीनी कंपनियों से पैसा कौन लेता है? तुम लेते हो पैसा। तो मैं इनका जो राष्ट्रवाद का ढोंग है उसकी सच्चाई, और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक तो नहीं, अच्छा इसमें विपक्षी पार्टियां भी हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। कल को विपक्षी पार्टियां पकड़ी जाएं, डीएमके का नाम है, टीएमसी का है, कांग्रेस का है, जिसमें चंदा लेना अपराध नहीं है, लेकिन जहां चंदा धंधे से जुड़ा हो अपराध है, जांच होनी चाहिए, सजा होनी राष्ट्रवाद का चाहिए। चोला ओढ़ के आसानी से किया जा सकता है। अगर सारा- कोई भी गलत काम आपको करना है, राष्ट्रवाद का आप चोला ओढ़ो, लोगों को बताओ हम राष्ट्रवादी हैं, फिर आप चाहे कितने इलीगल काम लीगल तौर पे कर लो। सारा खेल ही तो यही हो रहा है इस देश के अंदर। जनता की आंख बंद की हुई है। जनता को लगता है अच्छा भारत माता, माँ भारती, सुनते ही हर हिंदुस्तानी का थोड़ा दिल पिघल जाता है। मेरे को भी लगता है यार, थोड़ा सा हर आदमी को सुन के सब हम कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की लेकिन जो भाषा में देश की पले हुए जनता हैं। है, जो 2014 से पहले कहें कि जंतर मंतर पर, रामलीला मैदान में रामदेव आए थे, तमाम देव आए थे, कई सारे अन्ना हजारे थे, केजरीवाल थे, जो एक ओरा खड़ा किया एक भ्रष्टाचार का कांग्रेस के खिलाफ कि भाई भ्रष्टाचारी पार्टी है ये तमाम, क्या लगता है ये उससे बड़ा जखीरा है? वो तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी साबित नहीं हो पाए कोल घोटाले में, चाहे डीएलएफ वाले मामले में हरियाणा सरकार को खुद एफिडेविट देना पड़ा कि कोई घोटाला नहीं हुआ। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है, क्या लगता है पूरे देश की जनता ने भंग खा के सो गई है? पूरी देश की जनता दिख नहीं रहा है? कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार हुआ, इस सच से इनकार कतई नहीं करना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं। दिक्कत ये है कि उससे बड़ा भ्रष्टाचार अब ये कर रहे हैं, हर तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप किसी व्यक्ति से पूछ लो कि भाई कोर्ट कचहरी के अंदर जो रिश्वत थी कम हो गई क्या, वो कहेगा नहीं साहब बढ़ गई। आप दिल्ली में किसी से पूछ लो कि अच्छा मंत्रियों को जो रिश्वत दी जाती थी
अब बस एक बात लोग कहते हैं कि जी पहले खुदरा माल हुआ करता था, अब ये थोक का व्यापार शुरू नहीं, मैं हो वही पूछ रहा हूँ, क्या होता तो पहले भी था? पहले आटे में नमक होता था या नमक में आटा होता था, या अब नमक में आटा डालने लगे, या पहले आटे में नमक डालते थे? गया। दिक्कत ये है कि पहले जो चोरी चपाटी के काम हुआ करते, अब डकैती का काम होता है। चोरी चपाटी दिखती है, अब डकैत जो है, और डकैती का भी नहीं साहब, डकैती तो बाहर का आदमी, अब तो पार्टनरशिप का काम होता है। अडानी वाला क्या मामला है, आप बताओ मेरे को। इस देश में जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन अडानी की संपत्ति कितनी थी? 66,000 करोड़ रुपया। चलो आप 66,000 मान लो, क्योंकि 66,000 करोड़ तो हमारे दिमाग में नहीं घुसता। अगले 2.5 साल में इस देश के हर परिवार की संपत्ति कम हुई, आपकी भी कम हुई होगी, हमारे को भी नुकसान हुआ, हर एक को नुकसान हुआ। अडानी जी को कितना नुकसान हुआ? 66,000 से बढ़ के 12 लाख करोड़ पहुंच गई थी। कैसे पहुंची? सारे बिजनेसमैन कुछ माल बेच के कमाई करते हैं, अडानी जी बेचते नहीं है, खरीद के कमाई करते हैं। बंदरगाह खरीद लिया, एयरपोर्ट खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? बैंकों के पैसे से खरीदा। किसने खरीदवाया? सरकार की धमकी ने खरीदवाया कि इसको बेचो नहीं तो हम तुम्हारे को ये करेंगे। तो ये हो क्या रहा है? इसको तो डकैती भी नहीं कहता मैं, तो पार्टनरशिप से हो रहा है। इसलिए इसको मोदानी मॉडल बोलता हूं मैं। मोदी और अडानी जी की पार्टनरशिप से इस देश को लूटा जा रहा है, और राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों की आंख पे चढ़ाई जा रही है पट्टी। और अगर उतने से भी बात ना बने तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवा दो, बस एकदम आ गया मजा, और लगा दो। सीधे ये ब्लैक बिलिंग है, किसी को भी आप गन पॉइंट पे अगर करेंगे तो कुछ भी दे देगा। फिर तो आप पैसे की बात कर रहे हैं, किसी का कहीं परिवार के लोगों को आप बुलाएंगे गन पॉइंट पर बंधक बनाकर, ऐसे डरा धमका करके। तो इस तरीके से कहें कि राजनीति चलती है आने वाले दिनों में, इसको किस मायने से आप भाई बंबई एयरपोर्ट में क्या हुआ? बंबई एयरपोर्ट एक जीबीआर करके कंपनी का था, उसने अपनी बोली में एयरपोर्ट खरीदा था। अडानी जी गुजरे वहां से, बिल्डिंग पसंद आ गई, हाँ भाई ये एयरपोर्ट तो अच्छा है, मेरा होना चाहिए। जीबीआर से बोला बेचोगे? कहता भाई मैंने अभी तो ऑक्शन में खरीदी है, मैं क्यों बेचूंगा, मैं अपना पैसा बनाऊंगा, जो भी इनका धंधा हुआ करता है मैं पैसा बनाऊंगा। अगले हफ्ते उस पर पड़ गया छापा, और छापा पड़ने के 1 हफ्ते बाद वो हाथ जोड़ के अडानी के पास पहुंचा, भाई तू खरीद ले, कितने में चाहिए, तू मेरी जान छुड़वा। अडानी जी को 1 महीने में उसने एयरपोर्ट बेच दिया। मामला फिर छापे का कोई मामला नहीं, सब मामला रफा दफा हो गया। क्या है ये डकैती नहीं है तो क्या हो रहा है इस टाइम? ये डकैती नहीं है तो और क्या है? लेकिन सवाल ये है, जिस तरीके से कहें कि नेताओं को ईडी सीबीआई के सहारे अंदर डाला जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। जनाब, देश में 2-2 सीएम को अंदर कर दिया जाता है ईडी के जरिए, किस तरीके से देखते हैं? क्या ये देश की राजनीति का एक अलग स्वरूप है? इस तरीके से किया जाएगा? भाई देखो, इलेक्शन चल रहा है देश में। इलेक्शन समझ लीजिए एक मैच है, फुटबॉल का मैच है। मैच से 2 घंटा पहले रेफरी बदल दिए जाते हैं। एक नहीं, 3 में से 2 रेफरी बदल दिए। 2 चुनाव आयुक्त नए अपॉइंट कर दिए। रेफरी को किसने चुना? टीम के कैप्टन ने। जो टीम मैदान में 2 घंटे बाद मैच खेलने वाली है, उसका कैप्टन बैठ के रेफरी को चुन रहा। फिर उसके बाद सामने वाली टीम का राशन पानी बंद, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज, कम्युनिस्ट पार्टी के अकाउंट फ्रीज हो गए, हजारों करोड़ रुपए की पेनल्टी। 30 साल पुराना केस खोल रहे हैं। उतने से भी जी ना भरा, उतने से भी विश्वास नहीं हुआ कि मैच जीत जाएंगे। फिर जो सामने वाली टीम का जो 2 प्लेयर है ना, भी गोल कर सकता है, उसको उठा के मैदान से बाहर, उसको दिखा दिया रेड कार्ड कि भाई तू बाहर चल। तो मेरे को ना हेमंत सोरेन से कोई सहानुभूति है, ना मेरे को अरविंद केजरीवाल से कोई सहानुभूति है। अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस है, जरूर जांच कीजिए। अगर कोर्ट कचहरी कहते हैं कि उन्होंने गलत काम किया, जरूर सजा दीजिए। लेकिन चुनाव के बीचों बीच ये करना, इस बहाने से उठाना, और सिर्फ एक नहीं, पहले मनीष सिसोदिया को उठाया, संजय सिंह को उठाया, अब अरविंद केजरीवाल को उठाया। और आपने एक और देख लिया होगा पिछले 3-4 दिन से कि अब पार्टियां बदलवाने का खेल भी शुरू हो गया। अब इनका एक मंत्री कहता है हाय हाय भ्रष्टाचार बहुत है, मेरी आत्मा करा रही है, मैं तो जा रहा हूं। आत्मा क्यों करा रही है? उसके 2 दिन पहले उसके छापा पड़ा था, है ना। तो पार्टी बदलवाने का चक्कर, ये सारा खेल भ्रष्टाचार निवारण का नहीं है, ये बीजेपी के संकट निवारण का खेल है, जिसके लिए ये साधारण भ्रष्टाचार के बदले में महाभ्रष्टाचार किया जा रहा है। और इस खेल का एक ही उद्देश्य है, पार्टी तोड़ो, सरकार तोड़ो,
दिल्ली की जनता वोट दे के तो हमें बना नहीं रही, तो चलो जिसको वोट दिया उसकी सरकार तोड़ो, जनता चाहे जिस मर्जी को सीएम बना दे, चुनेंगे तो हम कि कौन सीएम होगा। ये लोकतंत्र नहीं है, इसलिए मैंने इसके बारे में खुल कर बोला। मैंने आपका प्रोडिक्शन देखा था, बहुत सारे चैनल पे आपने किया था कि 400 पार की जो बात हो रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक नारा लगाया, बोला दक्षिण में साफ उत्तर में हाफ। उसको किस तरीके से 400 पार तो कहीं भी नहीं आ रहा। मैंने आपका प्रोडिक्शन देखा था कि आएगा कहां से। तमाम उत्तर भारत में आपने गुजरात में, हरियाणा में जो जो सीटें ली थी उससे ज्यादा कहीं सीटें नहीं है। लेकिन अब आप किस तरीके से देखते हैं? अंत में हम जो बंद करेंगे, हरियाणा के सवाल पे आपसे बंद करेंगे, तो मैं इसका जवाब एक बार। एक जमाने में मैं चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था, अपनी तरफ से ईमानदारी से की थी, और आप देख लीजिएगा उसका क्या रिकॉर्ड हमारा रहा था। आज मैं भविष्यवाणी नहीं करता। कारण क्या है? मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मैं कह दूं बीजेपी हारेगी तो सब लोग कहेंगे ये तो विरोधी है जी, कहेगा हारेगी। मैं कह दूं 2 सीट जीतेगी तो लोग कहेंगे देखो इसने भी मान लिया कि 2 सीट जीतेगी, इसलिए कोई फायदा नहीं है वो करने का। तो मैंने कहा भाई अब भविष्य बताने का नहीं, भविष्य बताने का काम हम तो करते हैं, बताने का नहीं बनाने का काम करते हैं। और मेरे लिए इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये खाली संसद का चुनाव नहीं है, ये तो संविधान सभा का चुनाव हो रहा है। क्योंकि ये चुनाव गया तो समझ लीजिए संविधान हमारे हाथ से गया। तैयारी करके बैठे हुए हैं, संविधान संशोधन के नाम पे लाएंगे, और 70 साल से इस देश में दबे पिछड़े दलित ओबीसी एससी एसटी वर्ग को, माइनॉरिटीज को जो 2-4 हक मिले हैं, जो गरीब के हाथ में 2-4 चीज आई हैं, वो सब छीनने का इंतजाम करेंगे। तो इसलिए भविष्य बताने की बजाय मैं तो बनाने की एक बात करता हूँ कि जिसे भी इस देश से प्यार है उसका आज एक ही धर्म है कि खड़े हो, सत्ता बदलो। जैसे 77 में इंदिरा गांधी ने इस देश पे तानाशाही लाने की कोशिश की थी, कांग्रेस की थी तब वो, और उस देश तब यही धर्म था कि जो सब पार्टियां थी सब खड़ी होकर कहा पहले इंदिरा गांधी को बाहर निकालो, बाद में निपट लेंगे, पहले तानाशाही तो खत्म करो। आज फिर इस देश में तानाशाही का खतरा है, और इसलिए जो कोई इस देश से प्यार करता है, लोकतंत्र से प्यार करता है, सबका एक धर्म है, इस तानाशाही को खत्म करो, बाद में सब निपट लेंगे। बाद में सब निपट लेंगे, लेकिन क्योंकि योगेंद्र यादव जी अहिरवाल क्षेत्र से है, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से है, सहारनवास इनका गांव है, तो बात करना जरूरी है। जनाब, गुरुग्राम लोकसभा सीट बड़ी हॉट सीट होती है, हर बार हिंदू मुस्लिम होता है, और 2 बार, तीसरी बार राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी से टिकट मिली है, 2 बार कांग्रेस से जीत चुके। लेकिन अब आते आते जो कहते थे आप तमाम लोग, मैं तो खैर नारनौल से हूँ, तो कहते थे अहीरों के राजा है राव वीरेंद्र सिंह और राज परिवार है, राव इंद्रजीत सिंह राजा है। लेकिन पिछले दिनों जो बयान आया उसको किस तरीके से देखते हो? कहते मैं तो मोदी का प्यादा हूं। मुझे जब मैं देखता हूँ राव इंद्रजीत का ऐसा बयान, जब मैं देखता हूँ कि नीतीश कुमार मोदी जी के घुटने पकड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि यार तुम छोटे हुए कोई बात नहीं, कि तुम अपने साथ साथ कितने और लोगों को छोटा कर रहे हैं। चुनाव से 2 महीना पहले अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, इसका मतलब है कि उसे पता है कि काम तो हमने नहीं किया। और जो पार्टी 10 साल राज करने के बाद मटन और बिरयानी के सवाल पे बहस करवाए, इसका मतलब है 10 साल में आपने ऐसी की योजना ना बनाई। हरियाणा में जनता को पता लग गया है, हरियाणा की जनता तेज है। मेरा उम्मीद है कि दक्षिण हरियाणा वाले भी उतना ही तेवर बना ले जितना बाकी उन्होंने ही तेवर बनाए थे। 2014 में यहीं से शुरुआत हुई। जी, यही रेवाड़ी से ही करके, रेवाड़ी में झूठा दावा करके शुरुआत हुई थी। और मेरी तो यही कामना है कि इस देश में जो ग्रहण लगा, जिस ग्रहण की शुरुआत रेवाड़ी से हुई, अब ये ग्रहण का उठना भी रेवाड़ी से ही शुरू। तो ये थे योगेंद्र यादव जी जो रेवाड़ी आए, अपनी तमाम बातें रखी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।